We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अच्छा सर, वेदर कंडीशन कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि तेज हवाएं नहीं चल रही थी, टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, कहा जा रहा है कि थिन एयर थी, तो वेदर कंडीशन भी एक वजह हो सकती है या वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है? वेदर कंडीशन भी वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वेदर बिल्कुल ठीक था, कोई वेदर की आपत्ति नहीं थी हमें। विजिबिलिटी भी ठीक थी, दूर से देख भी सकता था। ये कोई टेक्निकल या कोई और, जैसे न्यूयॉर्क से जाते उसे दोनों इंजन बर्ड जाके दोनों इंजन बंद हो गए और वो समुंदर दरिया पे लैंड कर गया सेफली। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन और ब्लैक बॉक्स ही बताएगा, जिसमें 100% पता लग जाए कि एक्चुअल इसकी वजह क्या हुई है क्रैश करने की। सर, ह्यूमन एरर भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि इंसान का तो कहा जाता है कि गलतियों का पुतला है। कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपने मैनेजमेंट के प्रेशर का जिक्र किया। कई बार प्रेशर ये होता है कि आपकी एक के बाद एक फ्लाइट्स भी होती है, तो पायलट भी आप रहे हैं, इंस्ट्रक्टर आप रहे हैं, तो पायलट के ऊपर कितना प्रेशर होता है फ्लाइट्स को लेकर के? देखिए, दो सिचुएशन होती है, बड़ी सीरियस होती है फ्लाइंग में। एक तो टेक ऑफ और दूसरी लैंडिंग। ये दो सिचुएशन पे पायलट को बड़ा होशियारी से काम लेना पड़ता है और हमारे पायलट बड़ी अच्छी तरह से उनकी ट्रेनिंग भी होती है। उसको कहते हैं कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई एमरजेंसी, दोनों पायलट मिलके उसको एमरजेंसी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस केस में तो टाइम ही नहीं था उनके पास, बेचारों के पास। इसी टेक ऑफ बड़ा सीरियस सिचुएशन होती है और उसमें दोनों पायलट बड़े अलर्ट रहते हैं। ये नहीं कि वो अलर्ट नहीं थे वो अलर्ट थे, सब कुछ देख रहे। उनकी ट्रेनिंग के बारे कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन जो हुई है ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगे। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर जाएंगे, अभी वो रिपोर्ट देंगे क्या हुआ कैसे, सारा ब्लैक बॉक्स विल भी पढ़ा जाएगा। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस क्रैश के बारे में। सर, इस क्रैश में एक यात्री बच गए जो 11A नंबर सीट पे बैठे हुए थे। ये कितनी रेयर घटना है कि 240 से ज़्यादा पैसेंजर, 10 से ज़्यादा क्रू मेंबर और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति का बचना। और क्या इतना समय किसी पैसेंजर के पास हो सकता है कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के वो इमरजेंसी गेट को खोल दे या गेट से कूद जाए, क्योंकि ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। देखिए, जब भी टेक ऑफ से पहले हमारी जो केबिन क्रू है वो और कमर्शियल वालों को इंस्ट्रक्शन होती हैं कि जो एमरजेंसी एग्जिट है इसके पास वो आदमी बिठाओ जो हेल्दी हो और थोड़ा नॉलेजेबल हो। उसके बाद ओल्ड पीपल और लेडीज़ नहीं बिठाते, ताकि इन केस एमरजेंसी फायर और लैंडिंग ऑफ द सी और ग्राउंड पे लैंड एमरजेंसी निकलना हो, उसके लिए ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके जो एमरजेंसी डोर होता है उसके ऊपर एक लाल हैंडल होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है इन एमरजेंसी पुल द हैंडल। उसके ट्रेनिंग, और जो हैंडल आप खींचोगे वो जो उसकी बारी है वो बाहर गिर जाएगी और सब के सब उस विंडो से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग दी। और ये आदमी जो बचा है वो उसके पास बैठा था और मैं बड़ा खुशकिस्मत जिसने एमरजेंसी, ये केबिन को ट्रेनिंग भी देते हैं जो एमरजेंसी एग्जिट पे इसको दरवाजे को कैसे खोलना है। उसे कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग, सिर्फ लाल हैंडल होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है कि हैंडल को नीचे खींचिए, वो खींचे उसकी जो बारी है वो अपने आप बाहर गिर जाएगी, अंदर नहीं गिरेगी और बाहर निकल, आप सब बाहर निकल सकते उसके थ्रू। उसके लिए ट्रेनिंग के। और ये जो आदमी एमरजेंसी, इसने वो देखा होगा, बड़ा अलर्ट होगा, उसने हैंडल खींचा, बारी बारी और बाहर आ गया, बड़ा किस्मत वाला है। सर, कितना रिएक्शन टाइम मिल पाया होगा पैसेंजर्स को, क्योंकि बेहद दुखद हादसा था, क्योंकि आपने सीट बेल्ट लगा रखी है। शायद मेडे के साथ ये भी चिल्लाया गया होगा कि रेडी फॉर इम्पैक्ट, क्रैश लैंडिंग, तो कितना वक्त मिल पाया होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को इतना वक्त मिल पाया? जो कई तरह की क्रैश लैंडिंग है कि समुंदर के ऊपर जहाज उतर गया, उसे लोगों को टाइम मिलता है, वो आपको इक्विपमेंट देते हैं हाउ टू समुंदर में कैसे निकलना है, लाइफ बोट्स होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ग्राउंड पे होगा। अगर हेड ऑन कोलिजन पहाड़ को टकरा गया तो टाइम कहाँ सोचने का। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल ये कि जो हवा की गति के लिहाज से जो फ्लाइट की गति है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा 174 नॉट्स, वो अगर कम है तो क्या लगता है थ्रस्ट की कमी, फ्लैप्स की कमी, प्राइमा फेसी अगर ब्लैक बॉक्स के इतर भी बात की जाए, उसके अलावा भी बात की जाए? देखिए, जब पायलट टेक ऑफ करता है उसको जहाज़ का वेट पता होता है। अगर ओवरलोडिंग कर रखी है इन्होंने उसका भी अंदाज़ा उसको नहीं होगा, लेकिन ये आजकल कमर्शियल वाले ओवरलोडिंग भी कर देते हैं, लोगों से पैसे खाते हैं और उसका बैगेज बताते हैं, ओवरलोडिंग कर देते हैं। पायलट जो वेट उसको एक्चुअल बताया जाता है ट्रिम शीट से, उस वेट के हिसाब से वो स्पीडें कैलकुलेट करता है कि किस स्पीड से मैंने, अगर कोई एमरजेंसी की टेक ऑफ अबंडन कर देना है,
अगर इस स्पीड के बाद आएगी तो मैंने एयरबोर्न होना है, उसको वो कैलकुलेट करता है स्पीड। थ्रस्ट की कमी शायद। अब उस स्पीड पे उसने एयरबोर्न करा, लेकिन वो स्पीड क्योंकि जहाज़ भारी था वो स्पीड कम थी, ऊपर से कोई इंजन फेल या कोई और आपत्ति आ गई जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन वो मोमेंटम के साथ 400-500 फुट ज़्यादा ऊपर चढ़ गया और गियर नहीं गया। उसके बाद इतनी सीरियस एमरजेंसी हो गई कि पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया, तभी उसने मेडे भी कह दिया। अगर इस घटना की जो जांच होगी उससे बड़ी सीख ली जा सकती है, आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा कोई एयर क्रैश। देखिए ये जो इन्वेस्टिगेशन आएगी ना, इस पे पूरा काज आ जाएगा, इसका असली रीज़न क्या हुआ। उसके ऊपर जो हमारे एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनीज हैं, जो पायलट्स हैं और हमारे इंजीनियर वो सब बैठ के सोचते हैं इस ऐसी सिचुएशन में आगे से क्या एक्शन लेना, और फिर वो रिकमेंडेशन देते हैं, और वो रिकमेंडेशन एयरलाइन को पूरी करनी पड़ती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई गलती पायलट से हो गई है या इंजीनियरिंग से हो गई है या वेदर से हो गई या ATC से हो गई है, वो गलती हम नोट करेंगे। फिर बड़े ध्यान से, हमारे पास ऐसे रिकॉर्डर हैं कि एक हाफ ए सेकंड की टेप सुन सकते हैं हम। वो सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है कि हमारे विचार से ऐसे हुआ, आगे से ऐसे इसका एक्शन ऐसे होना चाहिए, वो ट्रेनिंग भी रिकमेंड करते हैं वो। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो अगर हमारे एक्सपर्ट की बात करें, वो डायरेक्टर रहे हैं सेफ्टी के, और संजय गांधी से लेकर के राजीव गांधी के इंस्ट्रक्टर भी। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले कि इंजीनियर और पायलट दोनों ने हस्ताक्षर किए होंगे कि ये फ्लाइट यानी ड्रीम लाइनर बोइंग 787 टेक ऑफ के लिए रेडी है। दूसरी चीज़ क्या है, टेक ऑफ के समय कभी भी ऑटो पायलट नहीं होता है। जो जितने अच्छे आपके पास सिस्टम्स हो, ऑटो पायलट्स हो, लेकिन वो काम करते हैं, ऊपर जाने के बाद टेक ऑफ में मैनुअल हैंडलिंग ही की जाती है। तीसरी चीज़ ये, समय बहुत कम बचा था, और जो थ्रस्ट वेट रेशो की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि वेट ज़्यादा हो और पायलट को बताया ही नहीं गया हो, और इस वजह से भी जो 174 नॉट्स की रफ्तार की बात आ रही है वो शायद 200 या 220 के आसपास हो सकती थी। उसके अलावा एटमॉस्फेयर से लेकर के FMS से लेकर के रिएक्शन टाइम से लेकर के ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में शायद ब्लैक बॉक्स के बाद मिलने के बाद ही काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।